अगर कोई चीज़ से कोई चीज़ मिस हो जाती है तो वो बाद में अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह चेक कर सकता है। ओके जी, मेरे ख्याल से मुझे चैट भी खोल के रखनी पड़ेगी। नहीं यूज़ नहीं किया, अच्छा जी आपने फोटोशॉप यूज़ नहीं किया। ओके जी छोड़ें। ओके जी, तो एडोबी इलस्ट्रेटर है क्या? एडोबी इलस्ट्रेटर हमारे पास एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, वेक्टर ग्राफिक और रास्टर ग्राफिक। अभी हम फिलहाल डिटेल में नहीं जा रहे हैं सब चीज़ों के अंदर, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखते हैं कि वेक्टर ग्राफिक और रास्टर ग्राफिक क्या है। रास्टर ग्राफिक यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो एग्जैक्टली तौर पर डिपेंड कर रहे होते हैं पिक्सल्स बेस के ऊपर, और वो सॉफ्टवेयर जो पिक्सल्स बेस पर डिपेंड यानी पिक्सल्स पर डिपेंड नहीं करते, वो सारे सॉफ्टवेयर आपके पास वेक्टर ग्राफिक कहलाते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं पिक्सल। अब इसमें बेसिकली पिक्सल्स होते ही नहीं, हमने बात की थी इसके अंदर हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स मौजूद होती हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स मतलब यहाँ पर हमारे पास मौजूद होती हैं सर्कल्स, लाइन, स्क्वायर्स, इस तरह की कुछ शेप्स वगैरह। बेसिकली यहाँ पर दो चीजें मौजूद होती हैं, एक हमारे पास कहलाती है पैथ और दूसरा हमारे पास कहलाता है एंकर। ये दो चीजें आपके पास बेसिकली मौजूद होती हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट कर लिया, कुछ न्यू लोग ने ज्वाइन किया है। ओके, सबसे पहले हमने इलस्ट्रेटर पे आ गए। इलस्ट्रेटर में आने के बाद सबसे पहले हम अपना एक न्यू पेज, बाय डिफॉल्ट जब भी हमारे पास इलस्ट्रेटर ऑन होता है ये बिल्कुल ब्लैंक होता है हर सॉफ्टवेयर की तरह। हमें सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करनी है। तो न्यू फाइल ओपन करने के यहाँ पर दो तरीके, पहला हम फाइल में जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे न्यू, या फिर एक यूनिवर्सल शॉर्टकट जो हम बेसिकली हर सॉफ्टवेयर में स्टार्ट कर रहे होते हैं वो है कंट्रोल एन। अच्छा, मैं जितने भी बटन वगैरह प्रेस कर रहा हूँ सारे के सारे बटन आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर छोटे से की प्रेस पे नजर आ रहे होंगे। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि भाई हमने कौन सा बटन प्रेस किया है या फिर कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया है, तो आप इस की प्रेस को देख सकते हैं। यही चीज़ एग्जैक्टली आपकी जब मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड करूंगा तो उसके अंदर भी मौजूद होगी, तो किसी को शॉर्टकट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हम अपने फाइल में गए और फाइल में जाने के बाद हमने एक न्यू फाइल ओपन करवा दी। अब जैसे हमने न्यू फाइल ओपन करवाई तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया कि हम जो अपना कैनवस या डॉक्यूमेंट लेने वाले हैं वो एग्जैक्टली तौर पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पूछी जा रही है। सबसे पहले चीज, आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम बता दें। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट का हम नाम बता रहे हैं देखें ये अभी के लिए फिलहाल जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आकर नाम देता भी हूँ तब भी जब हम सेव कर रहे होंगे तो वो एक बार दोबारा से नाम पूछेगा आपको। तब आप, क्योंकि हमने अभी तक लोकेशन डिफाइन नहीं किया था, क्योंकि हमने सिर्फ नेम डिफाइन किया है, लोकेशन डिफाइन नहीं की, इसलिए आपसे दोबारा सवाल पूछ सकता है। तो मर्जी है आपकी, अगर आप चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर नाम देना तो आप अभी नाम दे सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि नाम बाद में देना चाह रहे हैं तो आप बाद में भी दे सकते हैं, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पर आके कह दिया कि मैंने अपने इंट्रो की फाइल बना दी कि भाई वहाँ पर नेम इंट्रो के नाम से रख दिया। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस प्रोफाइल के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरह की प्रोफाइल मौजूद है, वहाँ पर प्रिंट की प्रोफाइल मौजूद है, वेब की प्रोफाइल मौजूद है, डिवाइसेस वगैरह डिफरेंट तरह की। अब देखिए ये प्रोफाइल एग्जैक्टली तौर पर है क्या। हमने अपनी ओरिएंटेशन क्लास के अंदर कुछ चीज़ों की बात की थी कि हमारे पास दो तरह के मीडियाज मौजूद होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है प्रिंट मीडिया और एक हमारे पास कहलाता है स्क्रीन मीडिया। जब हम ग्राफिक की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम इन दो चीज़ों की बात कर रहे होते हैं कि या तो उसमें प्रिंट मीडिया होगा या फिर उसके अंदर स्क्रीन मीडिया होगा। लेकिन सॉफ्टवेयर डिपेंड नहीं करता, आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं या आप इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जब आपके सामने क्लाइंट आपसे कोई चीज़ मांग रहा होता है तो उसको इससे लेना देना नहीं होता कि वो आप फोटोशॉप पे डिजाइन करके उसको दे रहे हैं या फिर वो आप उसको इलस्ट्रेटर पे डिजाइन करके दे। सिर्फ इतनी चीज उसको लेना देना है कि जहां पर वो उस चीज को चलाना चाह रहा है वो वहां पर चला सके। अगर वो उस चीज को प्रिंट में के लिए यूज करना चाह रहा है तो वो प्रिंट पर उसको अप्लाई करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसको। अगर वो सेटिस्फाई है तो आपका डिजाइन परफेक्ट है, चाहे आपने उसको किसी भी, चाहे आपको कोडल ड्रॉप पे डिजाइन करके दें, चाहे आप उसको इन डिजाइन पे डिजाइन करके दें, चाहे आप उसको किसी भी सॉफ्टवेयर पे डिजाइन करके दें, अगर वो डिजाइन जिस चीज के लिए चाह रहा है उसको वो चीज मिल रही है तो उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या बना। याद रखिएगा दो तरह की मीडिया की बात हो रही है, प्रिंट और स्क्रीन, आपको सिर्फ इन दोनों चीजों को याद रखना है। ये चीजें कैसे काम करेगी, हमारे पास दो तरह के मोड्स मौजूद होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है आरजीबी मोड और एक हमारे पास कहलाता है CMYK मोड। याद रखिएगा सिर्फ आपको इन दो चीजों को याद रखना है जब भी आप स्क्रीन मीडिया पे काम करेंगे। बस इतनी सी चीज याद रखिएगा कि आपने हमेशा काम करना है आरजीबी के ऊपर, आरजीबी डिपेंड करता है स्क्रीन के ऊपर, और CMYK का हम इस्तेमाल करेंगे जब भी आपने प्रिंट मीडिया के लिए काम करना है। सिर्फ इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा मैं फोटोशॉप पे काम कर रहा हूँ स्क्रीन के लिए करूंगा आरजीबी इस्तेमाल करूंगा, प्रिंट के लिए करूंगा CMYK। जी हमजा जी। हेलो, आपने रेज हैंड किया है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो ये रेज हैंड वाला ऑप्शन मुझे बड़ा बुरा लगता है, रेज हैंड करके लोग चुप हो जाते हैं। तो भाई अगर किसी को पूछना हो तो बीच में पूछ सकते हैं, बस शोर नहीं करिएगा, बाकी सब क्या है। ओके जी। तो हमारे पास दो तरह के मोड्स हैं, आरजीबी मोड्स और CMYK मोड्स। आरजीबी मोड हम इस्तेमाल करेंगे, ये होते क्या है, यहाँ पर हमने ओरिएंटेशन क्लास में बात की थी, पिगमेंट्स कलर्स कहलाते हैं जिसका फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि तीन डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं। CMYK हमारे पास इंक कलर्स कहलाते हैं जिसका मतलब है सियान,
मजेंटा, येलो और की कलर जिसको हम ब्लैक कलर कहते हैं, की यानी कि ब्लैक कलर। तो बस इतना ख्याल रखना है कि स्क्रीन और प्रिंट मीडिया इन दो के लिए डिफरेंट तरह के मोड इस्तेमाल होंगे। अब आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मुझे प्रिंट मीडिया पे काम करना है या फिर वेब के ऊपर। अब देखें, जब मैं वेब की बात कर रहा हूँ या मैं डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ या फिर मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है कि हम स्क्रीन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम वेब की बात कर रहे हैं तो वो वेब कहाँ चलने वाला है, वो आपके पास देखें अभी हम प्रिंट में है तो उसने CMYK के खुद ब खुद आपको एडजस्ट करके दिया हुआ है कि प्रिंट की बात हो रही है। अभी प्रिंट में किस चीज की बात हो रही है, कौन से पेज पर बात कर रहा हूँ, इसकी तो बात ही नहीं। बस उसने ये कहा कि अगर प्रिंट के लिए काम कर रहे हो तो CMYK यूज होगा, वो आपको खुद डिफाइन करके दे रहा है। अब याद रखिएगा आपने चेंज नहीं करना है। अगर आप चेंज करते हैं तो देखें आपको एक छोटा सा एरर दे देता है कि भाई अगर आप प्रिंट के लिए काम कर रहे हो तो RGB का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बस इस छोटी सी चीज का आपको ख्याल रखना है, बाकी खैर है। इसी तरीके से अगर मैं बता देता हूँ कि मैं वेब पे काम करना, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने RGB में कन्वर्ट कर दिया। देखें मैं जब प्रिंट पर हूँ उसने CMYK में आपको कन्वर्ट करके दे दिया कि प्रिंट है तो कलर मोड CMYK होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं वेब के लिए काम कर रहा हूँ, वेब का मतलब है स्क्रीन की बात हो रही है, याद रखिएगा स्क्रीन के लिए काम कर रहा हूँ तो हम RGB मोड के ऊपर रखेंगे। सिर्फ इन दो चीजों का ख्याल रखना है। मैं डिवाइसेस पर काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं स्क्रीन, चाहे वो अच्छा डिवाइसेस का मतलब वो आपके मोबाइल के डिवाइसेस की बात कर रहा है, वो आपके आईपैड्स की बात कर रहा है, वो आपके टैबलेट्स की बात कर रहा है। तो जब भी हम स्क्रीन के लिए काम करेंगे आपका कलर मोड आपका हमेशा RGB पर रहेगा। अब देखिए इलस्ट्रेटर इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तो सिंपल करता है क्या है, वो हर चीज को आपको डिफाइन कर कर दे देता है ऑटोमेटिकली तौर पर। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर आकर काम किया प्रिंट पर, वो आपको ऑटोमेटिकली तौर पर CMYK में कन्वर्ट करके दे रहा है। स्क्रीन पर करूंगा ऑटोमेटिकली RGB में कन्वर्ट करके देगा। लेकिन ये काम जो है ना, ये आपका फोटोशॉप नहीं करता। फोटोशॉप में आप सीएम प्रिंट पे रखें, आप इसको स्क्रीन पर रखें, आप जहां पे भी रखते हैं तो एग्जैक्टली तो आपको इसको प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी प्रिंट की डिवाइसेस तो चेंज कर देगा लेकिन वो आपके कलर मोड को चेंज नहीं करता। इसलिए लोग डरते हैं फोटोशॉप पे प्रिंट की चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए। याद रखिएगा फोटोशॉप में मसला नहीं है, फोटोशॉप पे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो हम प्रिंट की चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। अगर मुझे ब्रोशर बनाना है मैं बना सकता हूँ, मुझे अगर लेटर हेड डिज़ाइन करना है, मुझे कोई बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है, मुझे कोई भी दूसरी चीज़ डिज़ाइन करनी है, मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बस इशू क्या है, हमारे कलर मोड का। तो बस ये दो चीज़ें जो आपको अपने पूरे ग्राफिक के कोर्स के अंदर आपको याद रखनी है। मैं ये नहीं कहूंगा आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो कोर्स कंप्लीट होगा तो आपका पूरा एक स्क्रीन का आपका एक ना पोर्टफोलियो। देखिएगा अपनी पहली क्लास से बात कर रहे हैं, एक छोटी सी बेसिक बेसिक आज हम अपनी बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। देखिए किसी भी ग्राफिक के बंदे का, किसी भी मीडिया के बंदे के लिए CV का होना जरूरी नहीं होता। पहली चीज़ आपको बता दूं, हमारी कोई CV नहीं पूछता हमसे, हमारा सिर्फ एक चीज़ होती है पोर्टफोलियो। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो आपको मार्केट में आराम से जॉब मिलेगी। अगर आपके पास बहुत बड़ी CV है, 10 जगह आप अपने काम का एक्सपीरियंस दिखा दें, लेकिन आपके पास अपना पोर्टफोलियो नहीं है, याद रखिएगा आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी बड़ी मुश्किल से आती है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है। जिस तरह हम नॉर्मली देखते हैं कि भाई लोगों का एक्सपीरियंस है, भाई 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का, हर चीज के अंदर। तो दूसरी फील्ड की जब हम बात कर रहे होते हैं वहाँ एक्सपीरियंस देख के काम, मतलब लोगों को इंटरव्यू बुलाया जाता है कि भाई इसका 5 साल का जॉब लिखी भी आ रही है तो भाई 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो होता है। अगर आपने किसी जगह पे आ रहा है कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपने 2 साल काम किया हुआ है, आपको जॉब नहीं मिलती। लेकिन मीडिया एक ऐसी फील्ड है कि अगर वो आपको कहता है भाई 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप अपना पोर्टफोलियो उसको सेंड कर दो। अगर आपका पोर्टफोलियो उस लाइक है कि एक 5 साल का बंदा जितने एक्सपीरियंस में काम कर रहा है वही चीज वो आपको जाकर 1 साल में बनाकर देता है, तो आपको जॉब पक्की है। यानी कि अगर आप उस लेवल के ऊपर काम कर सकते हो। किसकी वीडियो पोज है भाई, और किसी को वीडियो क्लियर आ रही है? नहीं, एक मिनट, सबसे पहले तो सारे लोग बता दें कि क्या किसी को वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है या सबकी वीडियो क्लियर है। हेलो। वीडियो नहीं चल रही, हो गई क्या, हो गई? क्लियर हो गई, क्लियर है, अच्छा भाई सही है। क्लियर क्लियर क्लियर, इधर तो क्लियर है भाई, सबकी क्लियर है। इधर तो क्लियर है, लेकिन बस सामू भाई की वीडियो नहीं आ रही। सामू भाई आवाज आ रही है, आवाज भी नहीं आ रही। वैसे जब वीडियो नहीं आ रही तो आवाज क्यों आ रही होगी, छोड़े रहने दिया, ये भी बता दिएगा अगर आवाज आ रही हो तो। अच्छा जी, तो याद रखिएगा आपको अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है। पोर्टफोलियो कैसे तैयार करना है, देखिए अपनी पहली क्लास से जाकर आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास एक सिंपल सी वेबसाइट मौजूद होती है, हमारे पास behance.net। behance.net एडोबी की अपनी वेबसाइट है, आप चाहें तो आप वहां पर जाकर सिंपली अपना एक पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि हमारे पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपने जो भी डिजाइनिंग बनाई, मैं आपको पहले दिन से इसके चीज को डिफाइन करके दे रहा हूँ क्योंकि आपने अपनी अगली क्लास से कुछ ना कुछ अपलोड करना है। मैं आप लोगों से
कोई भी चीज कांटेक्ट में नहीं होगी, लेकिन आप सबका पोर्टफोलियो के लिंक मेरे पास होने चाहिए। मैं रोज चेक करूंगा कि वो सारी चीजें जो आप लोग यहाँ पर आकर सीख रहे हैं वो सारी चीजें हर नेक्स्ट क्लास में आपके पोर्टफोलियो के अंदर अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 महीने कंप्लीट होंगे और उसके बाद जाकर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, नहीं, आपका पहला महीना कंप्लीट होगा और आप जॉब अप्लाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको वो सारी चीजें चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में अपडेटेड होनी चाहिए। हर चीज, एक छोटे से छोटा डिजाइन आपको चाहिए, आप वो सारी चीजें बनाएंगे और अपने बिहेंस के ऊपर अपलोड करेंगे। हमारा हर लेक्चर एक टॉपिक होगा, याद रखिएगा। हर टॉपिक के ऊपर आपको जाकर सर्च करना है कि आप उस चीज के बारे में कितना ज्यादा ढूंढ सकते हैं। हमारी अच्छी खासी क्लासेस चलेंगी और हर क्लास के अंदर आपके पास बहुत सारा डिटेल्स मौजूद होंगे, तो कोशिश करिएगा आपके पास कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपने हर क्लास से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको बनाकर अपने बिहेंस पर अपलोड करना है। आईडी कैसे बनानी है बिहेंस पर, मैं इसके ऊपर डिटेल में बात कर दूंगा, किस तरीके से आप प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, किस तरीके से आप मल्टीपल पिक्चर्स को ऐड करेंगे, किस तरीके से आप लुक अच्छा कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर। याद रखिएगा प्रोफाइल होना जरूरी है। तो हमने क्या बात की, हमने पहली बात की कि हमारे पास स्क्रीन मीडिया और प्रिंट मीडिया दो तरह की चीजें मौजूद हैं ग्राफिक्स के अंदर। मोड इस्तेमाल करेंगे जब हम स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, आरजीबी, प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं सीएमवाई के, इन दो तरह की चीजों पे काम करते हैं। अब आ जाते हैं दोबारा। अब देखें, मैंने कहा कि मैं अभी देखें, अभी हमारी पहली क्लास है, मैं नहीं कहता कि आप इन चक्करों में पढ़ें कि आपको प्रिंट के लिए काम करना है या फिर स्क्रीन के लिए। अभी जो साइज आता है आपके सामने आप बना दें, हम अपनी मर्जी से बाद में एडजस्ट कर लेंगे कि साइज क्या होने वाला है। मैं अभी फिलहाल बात ही नहीं कर रहा मोड क्या होता है, मैं बात ही नहीं कर रहा रेजोल्यूशन क्या रखना है या प्रीव्यू मोड क्या रखना है। मैं अपने एडवांस ऑप्शन को बंद रख के काम कर रहा हूँ, सिर्फ मेन मेन चीजें देखते हैं। हाँ, साइज कौन सा होना चाहिए, मैं प्रिंट पर हूँ, हमारे पास डिफरेंट साइज मौजूद होते हैं। आप लेटर पेज पे साइज करना चाह रहे हैं, आप A4 के ऊपर डिजाइन करना चाह रहे हैं, या फिर आप टैबलॉइड लीगल चाहें तो अपने डिफरेंट पेजेस वगैरह। आप जैसे जैसे न्यू वर्जन के ऊपर जाएंगे आपके पास डिफरेंट तरह के पेजेस अपडेट होना शुरू हो जाएंगे, आपके ऊपर है। मैं साइज भी टच नहीं कर रहा, साइज में विड्थ कितनी आ रही है, हाइट कितनी आ रही है, मुझे अभी कोई लेना देना नहीं। हाँ, आप चाहें तो अपने यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूनिट्स बाय डिफॉल्ट आपको डिजाइन कर दे रहा है पॉइंट्स के अंदर। अगर मैं चाहूँ तो इसको पॉइंट से कन्वर्ट कर सकता हूँ, पिकास, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल। याद रखिएगा, चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मैं अगर किसी चीज को मेजर कर रहा हूँ कि भाई वो 1 फीट की कोई चीज है, अब मैं उसको फीट की जगह अगर सेंटीमीटर में अप्लाई करना शुरू कर दूंगा तो भाई मुझे पता चल जाएगा कि उसमें 12 सेंटीमीटर होता है। मैं उसी चीज को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना शुरू कर दूंगा, इंचेस में कन्वर्ट करना है, किसी भी चीज के अंदर, तो याद रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मेरे पास अगर 1 फीट की चीज है तो उसमें 12 इंचेस मौजूद हैं या उसके अंदर कितने सेंटीमीटर मौजूद होते हैं या उसमें कितने वहां पर पॉइंट्स मौजूद होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो चीज 1 फीट की है वो 1 फीट की रहेगी। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम चीज है, बस आपको ये देखना है कि आप किस पॉइंट में मेजर करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जब हम छोटी छोटी चीजें डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम मिलीमीटर में, यानी कि मैंने अगर किसी चीज को मेजर किया सेंटीमीटर में तो मैं यहाँ पर आकर उसको सेंटीमीटर में डिजाइन करूंगा। अगर मैंने एक बोर्ड नापा कि भाई ये 4 फीट का है तो मैं उसको उस हिसाब से फिट्स में रखूंगा। मैंने अगर कोई चीज नापी है कि भाई वो इंचेस में है तो मुझे इंचेस के बारे में पता है, तो आपको जिस चीज के बारे में पता है उसकी मेजरमेंट जिस चीज में दी जा रही है आप वो रखेंगे। जिस तरह आपके पास जितने भी पेजेस होते हैं ना, कि पेजेस हम नॉर्मली तौर पर मिलीमीटर के अंदर लेते हैं। अगर आपको पता हो कि आपके जो पेजेस होते हैं A4 A3 जितने भी हैं ये बाय डिफॉल्ट मिलीमीटर पेजेस में होते हैं, तो अगर आपको उसने मिलीमीटर में दिया हुआ है तो आप यहाँ पर आकर मिलीमीटर पेजेस रख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्टली 210 बाय 297 मिलीमीटर का आपको पेज दिखा रहा है, ये होता है इसका एग्जैक्ट वो ओरिजिनल रेजोल्यूशन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपके पास देखें वही चीज मैं इंचेस में कन्वर्ट कर दूंगा, उसने मुझे बता दिया कि भाई 8.27 इंच बाई 11.69 है। अगर मैं इसी चीज को बता दूं कि सेंटीमीटर में कितना होता है, उसने बता दिया कि भाई 21 सेंटीमीटर का होता है। इससे कह रहे हैं अभी इन सब चीजों में नहीं पड़ना, अभी हम बेसिक से टूल्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इन चीजों के ऊपर आ जाएंगे। ब्लीड क्या होता है, बहुत काम की चीज है, डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी हमने क्या किया, सामने जो कुछ आ रहा है मैंने उसको रखकर ओके कर दिया कि भाई ये मेरा पेज है, जो नजर आ रहा है रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ बेसिक से टूल्स पर आ जाते हैं। हमारे पास एक सबसे सिंपल सा टूल मौजूद है, सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन टूल करता क्या है, पहले तो इन टूल्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक बेसिक था, मैं एक और नोटपैड की फाइल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं सिंपल अपने कुछ डिटेल्स वगैरह अपने टूल्स के बारे में लिखने वाला हूँ। तो मैंने कहा मेरे पास एक पहला बेसिक सा टूल मौजूद है, सिलेक्शन टूल। अब इस सिलेक्शन टूल की अगर हम खासियत देखें कि भाई क्या क्या कर सकता है हमारा सिलेक्शन टूल, तो देखिए बहुत बेसिक बेसिक सी चीज है। मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल जाकर ड्रॉ कर दिया। अब रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है, 2 पॉइंट आपको बताने, एक पहला पॉइंट क्लिक का बटन प्रेस करके रखेंगे और अपनी मर्जी से बता देंगे कि आपका रेक्टेंगल एग्जैक्टली तौर पर कितना बड़ा होने जा रहा है। आपको जो चाहिए अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और बीच पे स्क्रीन पर एक बार जाकर क्लिक करते हैं, वो आपसे डायमेंशन पूछेगा कि भाई कितने पॉइंट में चाहिए विड्थ और कितने पॉइंट में चाहिए हाइट। हमारी मर्जी हमें जो रखनी है। मैंने जाकर कहा कि मुझे 20 पॉइंट की विड्थ चाहिए, 20 पॉइंट की हाइट चाहिए, वो आपको उसके हिसाब से डिजाइन कर दे देगा। लेकिन फिलहाल मैं अपने हिसाब से मैंने एक रेक्टेंगल। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पहले टूल।
पहला टूल का नाम सिलेक्शन, तो इसका पहला काम तो वही है जो नाम से पता चलता है कि भाई ये सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब जरा इसकी सिर्फ बेसिक से खासियत देख रहे हैं, बहुत ही बेकार सी चीज है, लेकिन हम देख रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या थी, सिलेक्ट करने का काम करता है। दूसरी चीज, ये किसी भी चीज को मूव करने का काम करता है, यानी कि अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और इस 10 में से अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम मूव टूल लेंगे, और मूव टूल लेने यानी सिलेक्शन टूल लेंगे और उस ऑब्जेक्ट पर जाकर क्लिक कर देंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे सिलेक्ट करना है, तो आपने उस स्पेसिफिक से पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने कहा, हम मूव कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपको ये वाला सेंटर वाला पॉइंट अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको उठाया और उठाकर अपनी मर्जी से स्क्रीन पर कहीं भी रख दिया। तीसरी चीज, हम अगर चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज अच्छी नहीं लग रही, हमने सिंपल क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट के अगर बिल्कुल कॉर्नर साइड पर आ जाए तो आपके पास देखिए छोटा सा राउंडेड कॉर्नर्स नजर आ रहा है। आपने सिंपल करना क्या है, अपने कॉर्नर्स की तरफ आना है और कॉर्नर्स की तरफ आने के बाद अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा दें। जितना अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है। अगर आप क्रॉस रखना चाह रहे हैं, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट चाह रहे हैं, तो आप सिंपली तौर पर इसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके ट्रैक करेंगे तो एग्जैक्टली 45 के एंगल पर जाकर ट्रैक करवा देंगे। अपने हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं। डायरेक्ट ड्रॉ करवाना है, शिफ्ट दबा देंगे, 45 के एंगल के हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू कर देगा। तो तीसरा काम क्या हो गया, हम रोटेट कर सकते हैं। चौथे काम पर आ जाए तो ये हमारे ऑब्जेक्ट को राउंडेड कॉर्नर के अंदर डिजाइन करता है, यानी कि अगर मैंने अपने एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया, मैं बाकी सबको डिलीट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और एक पहले रेक्टेंगल के ऊपर आ गया। इस पहले रेक्टेंगल के ऊपर अगर हम जूम बढ़ाकर देखते हैं तो देखिए एक छोटे छोटे से पॉइंट नजर आ रहे हैं, कॉर्नर छोटे छोटे से गोल गोल पॉइंट मौजूद है। अगर आप इस गोल पॉइंट के ऊपर कर्सर रखें तो देखें आपको एक कर्व नजर आ रहा है। अगर आप इस कर्व के ऊपर अपना कर्सर लेकर क्लिक करें और क्लिक करके ड्रैग करें तो ये आपके ऑब्जेक्ट को यानी रेक्टेंगल को राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो आपकी मर्जी है, आप इसको कितना राउंड करवाना चाह रहे हैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। ज्यादा राउंड चाहिए क्लिक करें, दोबारा एडजस्ट कर लें, और ज्यादा चाहिए क्लिक करें, अपने हिसाब से नहीं चाहिए दोबारा क्लिक करें और अपने हिसाब से जितना ज्यादा आप उसको एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं अपने हिसाब से क्लिक कर कर अपने ट्रैक को खुद ब खुद एडजस्ट करवा सकते हैं। कम करना चाह रहे हैं कम करें, ज्यादा करना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी होगी। ओके, चौथे काम की अगर हम बात करें तो ये पांचवे रीसाइजिंग करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो क्या क्या कर रहा है, ये आपके ऑब्जेक्ट को मूव करने का काम करता है। एक मिनट, ये हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का काम कर रहा है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को मूव करने का काम करता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का काम कर रहा है, ये राउंडेड कॉर्नर करने का काम कर रहा है, और ये हमारे ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने का। 5 सिंपल से काम मौजूद है, मूव, रोटेट और रिसाइज। रिसाइज क्या है, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर रिसाइज हैंडल्स मौजूद है। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं तो अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं। वर्थ बढ़ाने चाह रहे हैं हम वर्थ बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं हाइट बढ़ा सकते हैं, वो हाइट कम करना चाह रहे हैं हाइट कम करवा दी, विड्थ कम करना चाह रहे हैं विड्थ कम करवा दी। तो अपने हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को रिसाइज करवा सकते हैं। अब एक चौथा काम मौजूद है, पांच सात छठा काम हो गया भाई, हमारे पास एक छठा काम मौजूद है। यही चीज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी चीज को डुप्लीकेट लेने के लिए। जरा और से देखिएगा, मेरे पास एक छोटा सा रेक्टेंगल मौजूद है, मैं इस रेक्टेंगल पर आया और हम जो भी काम करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर आप उस चीज को रिपीट करना चाह रहे हैं, हम डुप्लीकेट नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं कि मैं इसको रिपीट करना चाह रहा हूं, रिपीट। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को उठाया और उठाने के बाद अपनी स्क्रीन से थोड़ा सा आगे मूव कर दिया, कुछ नहीं किया, मैंने मूव कर दिया। अब जैसे आपने अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया और आप इसको रिपीट करना चाह रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड से एक बार कंट्रोल के साथ डी का बटन प्रेस करेंगे। तो होगा क्या, जैसे मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया वो जितना मैंने मूव किया था वो उतना अपने आप को मूव करना शुरू कर देगा खुद ब खुद। यानी मेरी जो भी मैंने कमांड अपने सिलेक्शन टूल से की होगी वो सिलेक्शन टूल की कमांड को रिपीट करेगा। अगर मैंने उसको रोटेट किया होगा, देखिए मैंने बिल्कुल माइनर से रोटेट कर दिया, मैं अगर कंट्रोल डी दबाऊंगा वो उसी माइनर से रोटेशन को अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो मैं जो भी काम करूंगा वही काम हमारे पास होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी निकालता हूँ, कॉपी निकालने का सबसे आसान तरीका, आपने अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट का बटन प्रेस करना है और ऑल्ट के साथ आपने अपने माउस से ड्रैग कर कर उस ऑब्जेक्ट को खींच लेना है। क्या करना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करना है और माउस से इसको पकड़कर बाहर निकाल दें कि भाई ये उस ऑब्जेक्ट की कॉपी हो चुकी है। तो अब क्या होगा, जब मैंने उस ऑब्जेक्ट की कॉपी की और कंट्रोल डी का बटन दबाया तो वही ऑब्जेक्ट आपके हिसाब से रिपीट होना शुरू हो गया, यानी कि उसी की कॉपीज निकाल रहा है। अब ये कॉपीज किसी भी तरह की हो सकती हैं। मैंने अगर उस कॉपी को, मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया और सिर्फ माइनर सा ऑल्ट दबाकर नीचे की तरफ ड्रैग करवा दिया, जितना आपने किया होगा जितना डिस्टेंस होगा, याद रखिएगा ये उतना ही डिस्टेंस
कंटिन्यू तौर पर बढ़ाना शुरू कर देगा। बस आपको याद रखना है कि आपने कितना डिस्टेंस इस्तेमाल किया था। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको परफेक्ट डिजाइन करना होगा तो आप सिंपली तौर पर उस पर रिपीट का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा रिपीट उन्हीं चीज़ों को किया जाएगा जो चीज़ आपने अपने सिलेक्शन टूल से जाकर अप्लाई की होगी। तो सिलेक्शन टूल हमारे 6 डिफरेंट तरीके के काम इस्तेमाल, लेकिन है एक छोटा सा टूल, लेकिन अगर हम काम की बात करें तो 6 डिफरेंट काम कर सकता है आपके पास एक छोटा सा सिलेक्शन। अब अगर अपने अपने अगले टूल की तरफ आते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, फिर कुछ डिजाइनिंग की तरफ आते हैं। हमारा अगला टूल जो मौजूद है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन। सही है, अगला टूल जो हमारे पास मौजूद है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पैथ में चेंजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन। अभी हमने क्या किया, अभी हमने अपने ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था, मैंने उस ऑब्जेक्ट को उठाया, उठाने के बाद सिर्फ और सिर्फ मूव कर दिया, रोटेट कर दिया, रिसाइज कर दिया डिफरेंट तरीके से। लेकिन अगर मैं उनमें से हर एक काम इंडिविजुअल तौर पर अपने इंडिविजुअल पॉइंट पर करवाना चाह रहा हूँ, तो आप अपने ऑब्जेक्ट पे करवाने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करता क्या है, मैंने एक ऑब्जेक्ट उठाया और ऑब्जेक्ट, पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं, मैंने एक लाइन ली और लाइन लाकर अपने ऑब्जेक्ट को ड्रैग करवा दिया, सिर्फ समझने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट करते हुए देखिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट है क्या, ये जो बीच में से आपको एक ब्लू कलर, देखिए ओरिजिनल में नहीं है, लेकिन जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमें वो चीज नजर आती है। तो ये है क्या, ये जो बीच में आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, हम इसको कहते हैं पैथ। हमने क्या बात की थी हमने स्टार्टिंग में, कि हमारा जो वेक्टर है वो किस पे काम करता है, पैथ और एंकर पे। अच्छा मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है, जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट होगा हम इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे और ज्वाइनिंग की आईडी और पासवर्ड यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप में से जितने लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है काइंडली इसकी पिक्चर खींच लें, या फिर मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से जिससे भी आप ऑनलाइन हुए हैं इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि या फिर कहीं नोट डाउन कर लें, ताकि जैसे हमारी क्लास खत्म हो आप दोबारा इस वाली आईडी से ज्वाइन कर सकें। फिर से दोबारा इस वाली आईडी से ही हम स्टार्ट करेंगे, तो इसको जरूर कैप्चर करके रखें जितने लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है। ओके, तो हमने क्या कहा था, वहाँ पर क्या है, पैथ और एंकर पॉइंट मौजूद है। वो पैथ और एंकर थे कहाँ, वो यहाँ पे रखे। लेकिन ये जो पूरी लाइन नजर आ रही है, ये लाइन हमारी पैथ कहलाती है। और इस लाइन के कॉर्नर में जो दो आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट हमारे पास कहलाते हैं एंकर। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पास एंकर पॉइंट में चेंजिंग करने के लिए इस्तेमाल करता है। मैंने अपने एंकर को पकड़ा और अभी हमारे पास दोनों एंकर बिल्कुल स्ट्रेट, तो देखिए दो एंकर है, एक ब्लू और दूसरा भी ब्लू। तो जिस पॉइंट को आपने सिलेक्ट किया होगा, याद रखिएगा ये उस पॉइंट को ब्लू कर देगा और दूसरे वाले पॉइंट को वाइट कर देगा, ताकि आप उस स्पेसिफिक पॉइंट में चेंजिंग कर सकें जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है। किसको सिलेक्ट किया हुआ है, जो ब्लू कलर से नजर आ रहा है। तो मैंने अपने पॉइंट को पकड़ा, अपने पॉइंट को पकड़ने के बाद कहा ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं बल्कि यहाँ होना चाहिए था, या ये वाला पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, या पॉइंट अपना छोटा होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। मैं जो कुछ भी करवाना चाह रहा हूँ, मैं अपने एक एंकर से दूसरे एंकर के दरम्यान अपने ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करवा सकता हूँ। अब वो मेरी मर्जी होगी कि मैं क्या करता हूँ अपने ऑब्जेक्ट पर। तो हम बेसिक पर आ रहे हैं। अब मैंने फिर से जाकर एक छोटा सा स्क्वायर ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया, जो भी हमें सही लगता है। मैंने जाकर एक ऑब्जेक्ट ले लिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास कितने पॉइंट मौजूद थे, हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करें वो आपको पॉइंट दिखाएगा। हमारे पास 1 2 3 4। अभी जब हम चेंजिंग कर रहे थे तो हो क्या रहा था, आपके चारों पॉइंट्स के अंदर चेंजिंग करके दिखा रहा था। लेकिन अगर मैं चारों में चेंजिंग नहीं करना चाह रहा, किसी स्पेसिफिक पॉइंट में चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, आप स्पेसिफिकली उस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर हम गौर से देखें तो देखें ये वाला जो पॉइंट था ना, ये इस वाले पॉइंट को उठाकर ब्लू कर देगा, और बाकी जितने पॉइंट थे ये सारे के सारे आपको व्हाइट कलर से नजर आ रहे हैं। ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये वाला पॉइंट भी व्हाइट है, सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉइंट है जो ब्लू है। इसका मतलब अगर मैं अब चेंजिंग करने पर आता हूँ तो सिर्फ इस एक पॉइंट में चेंजिंग होगी, इसके अलावा किसी पॉइंट में चेंजिंग नहीं होने वाली। अगर मैं चाहूँ तो इस पॉइंट को पकड़कर अपने हिसाब से मूव करवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसी को अपने हिसाब से उठाकर किसी भी लोकेशन पर, याद रखिएगा जो सिलेक्टेड है सिर्फ उसमें चेंजिंग होगी। तो हम जो चेंजिंग करवाना चाह रहे हैं हम उस एक पॉइंट के अंदर इंडिविजुअल तौर पर चेंजिंग करवा सकते हैं। वो हमारी मर्जी होगी कि हम क्या और कैसे चेंजिंग करवाना चाहते हैं। सेलेक्ट करें चेंज। इसी तरीके से यही चेंजिंग हर एक ऑब्जेक्ट में मौजूद है। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करवाता हूँ तो सर्कल के अंदर भी यही डायरेक्ट सिलेक्शन मौजूद है आपके पास। आप किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर अपने मर्जी से एडजस्ट करवा सकते हैं कि भाई ये पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा, या फिर इस पॉइंट के अंदर क्या क्या चेंजिंग करवानी है। आप चाहें तो सिलेक्ट कर, अगर माउस से प्रॉब्लम हो रही हो तो आपने कीबोर्ड से एडजस्ट करवा सकते हैं।
कीबोर्ड पे जाके अपने राइट लेफ्ट टॉप बॉटम की आपकी जो नेविगेशन कीज मौजूद होती हैं, आप वहां से जाकर इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? बिल्कुल सेम, जैसे आपकी ये क्लास खत्म होगी, देखें 7 मिनट बाकी है कुछ, जैसी खत्म होगी दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। मतलब आज की ही नेक्स्ट क्लास पूछ रहे हैं ना? ओके, तो जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होगी हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैंने फिर से कहा हुआ है आईडी पासवर्ड हमारे पास कुछ यहाँ लिखा हुआ है, जिसने नहीं देखा काइंडली इस चीज को कॉपी कर लें ताकि ज्वाइन कर सकें, क्योंकि अभी हम टूल्स देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जैसे हम स्टार्ट करेंगे चेंजिंग करना कुछ देख लेंगे, टूल में क्या क्या चेंजिंग करना। पहली चीज हमने कुछ ये देख लिया कि हम चेंजिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज पे हम बात कर लेते हैं। हमारे पास एक छोटा सा रेक्टेंगल मौजूद है और इस रेक्टेंगल, याद रखिएगा दूसरी क्लास हम कह रहे हैं थोड़ी सी बेहतर होने वाली है, क्योंकि अभी हम सिर्फ टूल चलाना देख रहे हैं। ओके, तो हमने सिंपल यहाँ पर एक पिक्चर आ गया। तो देखिए इस पिक्चर के ऊपर जो मैंने रेक्टेंगल अप्लाई किया हुआ है, इस रेक्टेंगल के अंदर ऑलरेडी तौर पर हमारे पास एक कलर मौजूद है, व्हाइट कलर हमें नजर आ रहा है, और इसके ऊपर एक आउटलाइन मौजूद है ब्लैक कलर की। यहाँ पर अगर आप आ जाए थोड़ा सा अपने टूल बार के अंदर, तो वहाँ पर दो चीजें मौजूद हैं। एक हमारे पास कहलाता है फिल कलर, और नीचे जो नजर आ रही है ये कहलाता है हमारा स्ट्रोक यानी कि आउटलाइन। अगर आपने फिल कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि व्हाइट कलर नहीं चाहिए, व्हाइट की जगह कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद आपको जिस तरह का कलर चाहिए आप अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह का कलर जाकर अपने ऑब्जेक्ट पर select करना है। बिल्कुल सेम चीज, अगर स्ट्रोक आपको नहीं चाहिए या स्ट्रोक रखना चाह रहे हैं, तो मैंने स्ट्रोक पर क्लिक किया और मैंने कहा स्ट्रोक होनी चाहिए ब्लू कलर की, तब मैंने ब्लू कलर की एक स्ट्रोक इस्तेमाल कर दी। या फिर मैं चाह रहा हूँ किसी और तरह की स्ट्रोक होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आकर ग्रीन कलर की स्ट्रोक इस्तेमाल कर दी, या फिर व्हाइट। या फिर मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रोक होनी ही नहीं चाहिए, तो आप अपने स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन जो चीज सिलेक्टेड होगी ना वो फ्रंट पर आ जाएगी। जैसे कि मैंने अपने रेक्टेंगल पर क्लिक किया, रेक्टेंगल फ्रंट आ गया, स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे स्ट्रोक फ्रंट आ जाएगी। जो चीज फ्रंट पर आ जाए, अगर आप उसको हटाना चाह रहे हैं, जिस तरह मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, मैंने स्ट्रोक पर क्लिक किया, स्ट्रोक फ्रंट पर आ गई। और बिल्कुल यहाँ पर इसी के नीचे एक ऑप्शन रखा हुआ है नन का, आप नन पर जाकर क्लिक करेंगे और ये आपके स्ट्रोक को खत्म कर देगा। तो देखिए हमारे पास स्ट्रोक मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर मौजूद है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रोक होनी चाहिए थी, तो हमने स्ट्रोक पर जाकर डबल क्लिक किया और स्ट्रोक को जाकर इस्तेमाल कर दिया कि भाई ये वाली स्ट्रोक ऐसी होनी चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ स्ट्रोक रहे, फिल कलर खत्म हो जाए, तो आप दोबारा जाकर अपने फिल कलर पर एक बार क्लिक करेंगे, फिल कलर फ्रंट पर आ गया। आप क्या करेंगे, दोबारा जाकर उस पर नन कर देंगे और आपका ऑब्जेक्ट इस बार आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक मौजूद है, आपका फिल कलर इसने गायब करवा दिया। तो देखिए हमारी मर्जी है, अगर आपको स्ट्रोक चाहिए आप स्ट्रोक रखें, अगर आप फिल कलर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप फिल कलर रखें। फिल कलर जैसा चाहिए अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से जाकर उसको सिलेक्ट करें, चेंज करें। अगर कलर गायब करना चाह रहे हैं, चाहे तो हम दोनों गायब कर दें, कि मैंने स्ट्रोक भी खत्म कर दिया फिल भी खत्म कर दिया ये, लेकिन अभी भी याद रखिएगा यहाँ पर मौजूद होगा। हमने हाइड कर दिया है, लेकिन उसकी पैथ हमारे पास हमेशा मौजूद रहती है तब तक जब तक मैं इसको डिलीट ना कर दूं, या फिर अपने स्क्रीन के अंदर से जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट मौजूद है हम आगे चल के देखेंगे कि जो चीजें गायब हो जाती हैं उसको खुद से डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर आप डिलीट कर देंगे तो आप उन चीजों को कर सकते हैं, वरना वो हमेशा आपकी स्क्रीन के अंदर मौजूद रहती है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें कलर करूँ, तो देखिए दो तरीके, पहला मैं जाकर फिल कलर इस्तेमाल करूँ, फिर जाकर स्ट्रोक कलर इस्तेमाल करूँ, या फिर मेरे पास देखें इन्हीं दोनों के नीचे एक छोटा सा ऑप्शन मौजूद होता है डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक का। आपने बस जाना है और इस डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली तौर पर आपका डिफॉल्ट यानी कि वो जो स्टार्टिंग में आपको मौजूद था व्हाइट कलर और ब्लैक कलर की आउटलाइन, ये उसी कलर से आपको एक बार फिर से शो करवा देगा। याद रखिएगा आपके पास डिफरेंट तरह के शेप मौजूद हैं। आप चाहें तो रेक्टेंगल ड्रॉ करें, आप चाहें तो राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करें, आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई इलिप्स, या फिर अगर चाहें तो पॉलीगॉन। अब अगर हम पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, पॉली मतलब मल्टीपल, और गॉन कहलाता है साइड यानी मल्टीपल साइड। अब देखिए बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वहाँ पर 6 साइड मौजूद है, लेकिन अगर मैं अपनी साइड्स को बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो आपके पास जो कीबोर्ड के एरो मौजूद हैं, आप अप एंड डाउन करके, इस तरह मुझे साइड्स बढ़ाने या कम करने तो अपने कीबोर्ड से डाउन का बटन प्रेस करूंगा, बढ़ाना चाह रहे हैं तो मैं अप, जितना आप ऊपर का बटन प्रेस करेंगे हम उतने ही ज्यादा अपने साइड्स को अप करवा सकते हैं। या फिर आप जाकर अपने पॉलीगॉन के ऊपर एक बार बीच में क्लिक करें, और क्लिक करने में ये आपसे पूछता है कि आपको नंबर ऑफ साइड्स कितने चाहिए। मैं यहाँ पर भी आके बता सकता हूँ, अच्छा मैक्सिमम हमारा ऑब्जेक्ट 3 साइड पर चलता है, मैं 3 साइड से कम नहीं कर सकता। वहाँ पर 3 साइड मौजूद होंगे, वो आपके ऑब्जेक्ट को, अच्छा बहुत छोटा हो गया है, मैं अपने ऑब्जेक्ट को मिनिमम 3 साइड के ऊपर डिजाइन करके रख सकता हूँ। इससे ज्यादा छोटा ये हमारे ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं करता, वो मेरी मर्जी होगी कि मैं उसको कितने साइड पर ड्रॉ करता हूँ। अगर आप 4 साइड पर ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास रेक्टेंगल बन जाएगा, 5 साइड पे पेंटागन, हेक्सागन, जितना आपको चाहिए, हेप्टा, हेक्सा, जितने भी आपको चाहिए, ऑक्टागन वगैरह आप ड्रॉ करवा सकते हैं।
ओके जी, वहाँ पर साइड्स मौजूद हैं। तीसरी चीज पर आज यहाँ पर कुछ स्टार्स मौजूद हैं और स्टार्स के अंदर भी वही चीजें मौजूद हैं कि अगर आप स्टार्स की भी साइड वगैरह को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपने कीबोर्ड से अप एंड डाउन करके बढ़ा सकते हैं, या फिर स्टार लेते हुए एक बार स्क्रीन पर क्लिक कर दें, यानी सिर्फ क्लिक करें और वो आपसे पूछ लेगा कि आपको कितने पॉइंट वाला स्टार चाहिए। दो तरह के रेडियस मौजूद होते हैं, एक आपका इनर रेडियस के अंदर की तरफ से कितना रेडियस होगा, और एक आपका आउटर रेडियस मौजूद होता है कि आपके बाहर की तरफ से कितना रेडियस मौजूद होगा। आपने दोनों रेडियस डिफाइन करने हैं और जैसे दोनों रेडियस डिफाइन करेंगे आपके पास एक सर्कल आ जाएगा। तो देखें दो सर्कल्स नजर आ रहे हैं, दो वो रेडियस, एक ये वाला रेडियस जो आपके इन पॉइंट से मिलकर बन रहा है और एक ये वाला रेडियस जो आपके इन पॉइंट से मिलकर बन रहा है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई अंदर वाला सर्कल छोटा हो बाद वाला बढ़ा सकें तो अपने हिसाब से जाकर अपने ऑब्जेक्ट को खुद से चेंज करवा सकते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा सिंपल अपना सिलेक्शन टूल वगैरह, हमने अपनी कुछ शेप्स की बात की, हमने कलर्स की बात की, और कलर्स के बाद हम एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं कि अगर आप अपने स्क्रीन के अंदर किसी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहें, अगर आप किसी भी तरह की किसी पिक्चर को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर दो तीन तरीके मौजूद हैं। पहला तरीका, आप उस पिक्चर को उठाएंगे जो भी मैं अपने स्क्रीन पर रखना चाह रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो मेरे पास कुछ डिफरेंट तरह के पिक्चर्स होने चाहिए। तो मेरे पास एक छोटी सी कार मौजूद है, मैंने इस कार को पकड़ा, उठाया और इलस्ट्रेटर के ऊपर जाकर हम ड्रैग कर सकते हैं, तो ये वहाँ पर पहला तरीका मौजूद होगा। अब देखिए जितनी बड़ी वो इमेज होगी ओरिजिनल साइज के अंदर वो उतनी बड़ी आपको इमेज दिखा देगा। अच्छा, फिर से पिक्चर मतलब पेज पर जूम इन जूम आउट करने के लिए आप कीबोर्ड से ऑल्ट और अपने स्क्रॉल जो आपके यहाँ मौजूद होता है माउस का स्क्रॉल व्हील, आप उस व्हील को अप एंड डाउन, देखिए मैंने कहा था स्क्रीन के जितने बटन होंगे वो आपको नीचे नजर आ रहे होंगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने व्हील को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस या फिर कंट्रोल माइनस, देखिए मेरे पास स्क्रीन में कंट्रोल प्लस या माइनस, लेकिन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कंट्रोल इक्वल और कंट्रोल माइनस वगैरह, तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर या कंट्रोल माइनस कर आपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं जहाँ पर भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ओके जी, तो यहाँ पर एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप जूम इन जूम आउट करवाना चाह रहे हैं तो आपके पास जूम टूल मौजूद होता है, आप जूम टूल से लेकर अपने स्क्रीन के अंदर जूम इन जूम आउट वगैरह जो कुछ भी करना चाह रहे हैं करवा सकते हैं। एरो टूल लेना चाह रहे हैं, एरो टूल उठाएं और अपनी मर्जी से मूव करवा दें। ओके जी, फर्स्ट पार्ट के लिए हम सिर्फ इतना रख लें कि पिक्चर को कैसे इंसर्ट करना है, कलर्स वगैरह कैसे इंसर्ट करना है, और उसके बाद हमें टूल्स वगैरह कैसे। जैसे हमारी क्लास खत्म होगी 1 मिनट के बाद हम अपने सेशन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम इन्हीं चीज़ों को मिलाकर कुछ ड्रॉ करने को देखते हैं कि हम किस तरीके से एग्जैक्टली इन्हीं सिर्फ इतनी सी चीज़ें पिक्चर्स, कलर्स, बैकग्राउंड्स और हाँ एक छोटी सी चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं और वो है टेक्स्ट, कि अगर आप अपनी स्क्रीन पर कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख किस तरीके से सकते हैं। तो बस आपने एक टेक्स्ट उठाना है और टेक्स्ट उठाने के बाद अपने स्क्रीन पर जो कुछ भी टाइप करना है अपनी मर्जी से टाइप